कि महागठबंधन जो है वो टूट की कगार पर पहुंच गया। गठबंधन ऑलरेडी टूटा हुआ है। महागठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है बिहार में, तो फिर ये जो बाकी पार्टियां हैं ये नीतीश कुमार को वोट क्यों ना दें। लेकिन तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा जो धरोहर जो उनको देकर गए हैं लालू यादव, वो है बिहार की जातिगत राजनीति पर ज़बरदस्त पकड़। कोरोना के वक्त में आप रिजर्वेशन की बात नहीं कर सकते। अगर आप विपक्ष के तौर पर भी कहिएगा तो या तो आपको जनता सीरियस नहीं लगी या लोग आपको कहेंगे कि अरे किस तरह की राजनीति हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। हम आ चुके हैं आपका पसंदीदा शो पंचनामा लेकर। फिर से हम एक खबर की चीड़फाड़ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जिस तरह से सुबह से हमने आपको दिखाया राबड़ी आवास के बाहर से कि किस तरह से वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और सारे विधायक, राजद के जितने भी विधायक हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे और आज वो गोपालगंज के लिए कूच करने वाले थे। अब इसे राजनीतिक मौसम तो गरमाया ही, साथ ही साथ अब अलग अलग बातें भी निकलकर सामने आने लगी। विरोधी तो दूर, साथ ही साथ अपने गठबंधन के लोग भी उनके ऊपर ताने मारने लगे। बात करें जीतन राम मांझी की तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब यादवों का कत्ल होता है तब खून खौलता है तेजस्वी यादव का। और साथ ही साथ अगर विरोधियों की बात करें तो विरोधी तो हमेशा से ही उनके ऊपर हावी रहे हैं। तो बात करते हैं इस मुद्दे पर हमारे संपादक नमन मिश्रा जी से। सर, जिस तरह से बयानबाजियां शुरू हो गई है, सुबह से तो हमने भारत लाइव पर ये सारी खबरें दिखाई कि किस तरह से वहाँ पे तेजस्वी यादव और उनके दल के जितने भी नेता हैं सभी राबड़ी आवास पर पहुँचे हुए थे। उसके बाद जब वो घर से बाहर निकले गोपालगंज जाने के लिए तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी दोनों तरफ से, और साथ ही साथ उनके आवास के जस्ट सामने से भी बैरिकेडिंग थी जिसको पार करना मुश्किल हो रहा था तेजस्वी यादव के लिए। तो ये सब मुद्दों के बाद जिस तरह से एक हत्या नहीं, बिहार में अगर बात करें पिछले साल की, एक साल की भी अगर बात करें या एक महीने की भी बात करें तो क्राइम रेट काफ़ी बढ़ चुका है और कई हत्याएं हुई है। लेकिन इस 3 हत्या पर ज़्यादा ही वो फोकस कर रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष तो दूर की बात है, अपने पक्ष के लोग भी हैं वो भी उनके ऊपर ताने मारने लगे हैं। क्या लगता है? देखिए, अगर बहुत दिनों से कोई गाड़ी या इंजन अगर बंद हो तो उसे आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए या तो आपको कुछ और अच्छा तरीका का ईंधन डालना होता है, या गाड़ी उल्टी पलटी करनी पड़ती है, या ढकेलना पड़ता है, या बैटरी ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि ठंडे जगहों पर जहाँ ज़्यादा होती है ठंड, वहाँ लोग पेट्रोल डीजल के साथ थोड़ा सा फ्यूल मिला देते हैं, रिफाइंड फ्यूल जिसको कहते हैं, वो गैसोलीन से ऊपर होता है वो थोड़ा सा। तो उस तरह की चीज़ों को करने का आपको इस समय बिहार की राजनीति में आवश्यकता पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना ने बिहार की राजनीति को काफ़ी स्थिर कर दिया था। बिहार के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं कोरोना से इतने प्रभावित हुए हैं, बाहर निकलना नहीं है, आप विरोध नहीं कर सकते हैं, घर बैठे आप कितना विरोध कर पाइएगा। राजनीति कभी भी घरों में बैठकर करने के लिए, आर्म चेयर के लिए नहीं बनी थी। राजनीति सड़कों की चीज़ है और सड़कों पर ही अच्छी लगती है, शोभा देती है। और जिस तरीके से हमने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार जो विपक्ष है उसके सामने खड़े हैं, लेकिन निशाना सही नहीं लग रहा है विपक्ष का। और चुनावी साल है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति तो इस साल में होगी ही होगी और वही हो रही है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में कई मुद्दे तलाश रहे थे। देखिए, बिहार में कुव्यवस्था तो है, कोरोना से लोगों की जान गई है, भुखमरी से जान गई है लोगों की, सरकारी कुव्यवस्था की वजह से भी लोग मरे हैं। इन सब चीज़ों से हम नज़र नहीं हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह हुआ है। चाहे हम पटना बिहार की बात करें, बिहार के बाहर रखे राज्यों की बात करें, या इस दुनिया के किसी भी देश की बात कर लें, हर जगह कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस की वजह से जान गई है। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन जिसमें हम ग्लोबली एक कैटास्ट्रॉफी के सामने खड़े हैं और मानवता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि बचेगा कि नहीं। लेकिन सर्वाइव करना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाना है, सब कुछ करना है। तो विपक्ष के पास बहुत मुद्दा बच नहीं जाता है, क्योंकि सरकार ने कोरोना नहीं लाया है। सरकार कोरोना से लड़ने के लिए जो कर रही है वो 100% सही नहीं है, लेकिन काम तो हो रहा है। तो विपक्ष परेशान है इसलिए भी क्योंकि चुनावी साल में अगर आपके पास मुद्दे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे तो कैसे हो पाएगा। ऐसे में अगर इस तरह का कोई मुद्दा आ जाता है पॉलिटिकल, जिसमें जातिवाद फैलाने का मौका मिल जाए, जातिगत रक्त रंजित राजनीति करने का मौका मिल जाए, ब्राह्मण, यादव, भूमिहार, चमार ये करने का अगर मौका मिल जाए तो लोग करेंगे। देखिए, हम जानते हैं, हम पत्रकारिता के स्टूडेंट रहे, पत्रकारिता अब काफ़ी दिनों से मैं करता आ रहा हूँ। हम जानते हैं कि लोग जात की बात तभी करते हैं जब उन्हें मुनाफा लेना होता है कुछ। हम देखा है, अगर
कुछ मित्र अगर बैठे हुए हों, कहीं खा रहे हों, तो कोई नहीं पूछता है कि कौन मित्र किस जात धर्म का है। लेकिन जैसे ही या तो वोट की बात आ जाती है, या शादी विवाह की बात आ जाए, या अगर किसी तरह का कोई मुनाफा सरकारी स्कीम का मिलना हो, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके मित्र की जात क्या है। तब उसके पिता बता देंगे, उसकी जो कास्ट का अपना सरनेम है वो बताना शुरू कर देगा। ऐसा होता है। देखिए, अगर हमारे देश में व्यवस्था बनाई गई है रिजर्वेशन की, और किसी खास समाज को बताया गया कि वो प्रताड़ित रहा है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, तो कोई गलत नहीं था, संविधान संगत ये बातें थी। लेकिन आज कई लोग तर्क देते हैं कि समाज में जो विभाजन था वो अब बराबर से उल्टा की तरफ जा रहा है। मतलब जो जिन सवर्णों को कहा, आरोप लगाया जाता था कि वो बराबरी का समाज नहीं बनने दे रहे हैं, और जो नीची जाति के लोग जो तथाकथित तौर पर थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, वो उनकी अब व्यवस्था कुछ ठीक हो गई है। कुछ लोग ऐसा तर्क दे रहे हैं, और उसकी वजह से अब रिजर्वेशन पर रिकन्सिडर करना चाहिए या हटा देना चाहिए। देखिए, ये अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन कोरोना के वक्त में आप रिजर्वेशन की बात नहीं कर सकते। अगर आप विपक्ष के तौर पर भी कहिएगा तो या तो आपको जनता सीरियस नहीं लेगी, या लोग आपको कहेंगे कि अरे किस तरह की राजनीति हो रही है। इन सबसे भी बचना है। लेकिन तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा जो धरोहर जो उनको देकर गए हैं लालू यादव, वो है बिहार की जातिगत राजनीति पर ज़बरदस्त पकड़। और पकड़ ही नहीं, मैं तो कहूँगा जकड़। क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव पर आरोप लगाने वाला केवल जदयू ही नहीं है। हाँ, जदयू के विधायक के ऊपर नाम जरूर आया है। जदयू के विधायक, उनके भाई की जो कार्यशैली रही है वो दबंगों वाली रही है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस राजनीतिक हत्या में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेकिन ये काम तो सरकारों का है, ये काम हमारी न्यायपालिका का है, जांच एजेंसियों का है कि वो करके देंगी। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस पूरे घटना को ये एंगल देते हैं कि यादव परिवार के लोगों की हत्या हुई है, तो मुझे तेजस्वी जी को ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि तेजस्वी जी पिछले 1 सालों के अंदर में, और इसी जनवरी से अगर हम अभी तक बात कर लें, तो कई सैकड़ों लोगों की जान गई है, और इसमें सभी जाति के लोग हैं। 2 दिन पहले अगर बात की जाए तो नौबतपुर में भी एक आदमी को गोली मार दी जाती है। मॉब लिंचिंग हुई है। ये बातें मैं आगे चल के बताऊंगा कि किसने क्या कहा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि हर जाति, हर धर्म के लोग की हत्या हुई है। सिंधुवारी की घटना आप कैसे भूल गए तेजस्वी जी? इसके अलावा कई जगहों पर हमने देखा कि भूमिहारों के साथ अच्छी खासी यातनाएं हुई हैं। इन सब को भूल जाने से नहीं होगा। अब इन्हीं परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अब राजनीतिक विकल्प भी बिहार को मिलने जा रहा है। कल एक सवर्णों की नई पार्टी सामने आ रही है, अब तो वो तो कल पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन आशुतोष की जी ने जो शुरुआत की है एक राजनीतिक पहल, ये एक खास समाज को लुभाएगा। क्यों? क्योंकि वो समाज देख रहा है कि न तेजस्वी उनकी बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के संरक्षण में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं उस समाज के खिलाफ दिखती हैं। तो ना नीतीश ना तेजस्वी दोनों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन राजनीति तो करनी है। नीतीश कुमार को हटाएंगे तब तो तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में काबिज होंगे, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए कुछ हथकंडे आदमी इस्तेमाल कर लेता है। गुजरात में जो कुछ हुआ, नरेंद्र मोदी उसके लिए आज भी जिम्मेवार ठहराए जाते हैं। उनसे आज भी जब पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। आज भी जब लालू प्रसाद यादव से पूछा जाता है कि बिहार में जंगल राज था, बिहार में आपने दबंगों को और बाहुबलियों को संरक्षित किया, आपने अपहरण को इंडस्ट्री बना दिया था बिहार में, तो बहुत जवाब नहीं लोग दे पाते हैं। लोग एक तेजस्वी यादव भी कहते नजर आते हैं कि हाँ, पिछले 15 साल में जो उनका राज था उसमें गलतियाँ हुई थी। साफ तौर पर गलतियाँ ऑब्वियसली हुई हैं। गलतियाँ नहीं होती तो जनता से आप जनता के सामने आप सही हो जाइएगा। सबसे सही जनता है, सबसे स्पष्ट जनता है। जनता जो करती है उसको आपको सड़कों पर रखना ही पड़ेगा, भगवान है। और जनता ने आपको कहा कि आप विपक्ष में रहिए, तो इसका ही तो पालन आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर बात है कि नीतीश कुमार ने दोबारा जब जनता ने साथ दिया था तो नीतीश कुमार धीरे से कन्नी काट के 2017 में निकल लिए और इनको छोड़ दिया विपक्ष में, तो गुस्सा तो इनको है। लेकिन आप ज़्यादा प्यासे हो तो कान से पानी नहीं ना पीजिएगा, पानी तो मुँह से ही पीजिएगा, नहीं तो फिर सलाइन चढ़ाना पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं सलाइन चढ़ाने की जो विधि है तेजस्वी यादव की, ये घातक है। आप सलाइन को इंटरवेनस ही चढ़ा सकते हैं, आप नाक कान मुंह में नहीं सलाइन चढ़ा सकते। और ये राजनीतिक मुद्दा जो मिला है, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों या समर्थक रहे हों या नहीं रहे हों, बस केवल इनके समाज से आते हों, इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो तेजस्वी यादव का जो कद है बिहार की राजनीति में वो इतना छोटा नहीं है जितना वो बनाकर आज चल रहे हैं।
आपको अगर आंदोलन करना है तो आप बिहार के सारे मुद्दों को, सारे हत्याओं को राजनीतिक आप मुद्दा बनाकर चलिए। आप इस घटना को, एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या होती है, ऐसे कई परिवारों को ख़त्म कर दिया गया है। हमारे पास ब्राह्मणों का भी डेटा है, हमारे पास भूमिहारों का भी डेटा है और राजपूतों का भी डेटा है कि कैसे उनके परिवारों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अच्छा, एक बात मुझे बताइए, किस पे आरोप लगता है सिवान में एक ही परिवार को भी, भूमिहार परिवार के सारे सदस्यों को एसिड से नहला के मार देने का? आज भी जेल में शहाबुद्दीन है। किनकी पार्टी के शहाबुद्दीन थे? मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर आप उंगली किसी की तरफ उठाइएगा तो आप पर भी 100 उंगलियाँ उठेंगी, उनका भी जवाब देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि वो बिहार के सबसे ग्लोबल और डिग्निफाइड राजनीतिक की तरह काम करें। यंग हैं, युवाओं की बात सुन सकते हैं, इसीलिए उन्हें मौका दिया जा रहा है, इसीलिए उनके प्रति लोगों की काफ़ी उत्सुकता होती है। लेकिन इस तरह की जातिगत राजनीति में खुद को इन्वॉल्व करेंगे तो इससे तो केओस ही क्रिएट होगा। मैं मानता हूँ कि तेजस्वी यादव बिल्कुल इसे मुद्दा बनाएं, तेजस्वी यादव इसके लिए पूरा हाइप क्रिएट करें, लेकिन केवल यही घटना पर नहीं, सारी घटनाओं को सम्मिलित रूप से आप रखिए। सिलसिलेवार तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हमने सिंधवारी की घटना को देखा, ये दुखद है। आपके पार्टी में आपके अगल बगल कौन खड़ा है? जगदानंद सिंह जो कि सवन जाति से आते हैं, रघुवंश प्रसाद जो कि सवन जाति से आते हैं। आपने राज्यसभा किसको भेजा है? AD सिंह, वो भी आपके सवन जाति से आते हैं, भूमिहार समाज से। आपके मनोज झा राज्यसभा में जो हैं वो आते हैं ब्राह्मण समाज से। तो आप जैसे गाय रखिएगा, गाय दूहिएगा, उसका दूध का उपयोग कीजिएगा, लेकिन उसे चारा नहीं खिलाइएगा, ये गलत है। और इसी कहीं ना कहीं बिंदु की वजह से तेजस्वी यादव की राजनीति जो है वो सीमित हो जाएगी। मैं कमज़ोर भी नहीं कहूँगा, सीमित हो जाएगी। अगर तेजस्वी यादव को केवल यादवों का वोट लेकर जीतना है चुनाव, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको ये मानकर चलना होगा कि यादवों के वोट बैंक में अच्छी खासी सिंधमारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की हो चुकी है। अपने जो यादव अपने आप को ज़्यादा हिंदू की तरफ मोड़ कर रखते हैं, जो अपने आस्था और विश्वास और धर्म से लेकर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनको नरेंद्र मोदी काफ़ी हद तक अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। अब नरेंद्र मोदी के जो कमियां हैं उनको लेकर आप अपनी तरफ वापस मोड़ सकते हैं उन लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है कि आप केवल यादवों के वोट से बिहार में जीत कर नहीं आ पाइएगा। और ये बात तेजस्वी भी जानते हैं, इसीलिए वो A to Z की बात करते हैं। लेकिन कथनी और करने में अंतर जब नज़र आता है तभी कहीं ना कहीं लोगों की बेचैनी बढ़ती है। सर, जिस तरीके से महागठबंधन का जो घटक दल है, हम की बात करें अगर, तो हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान और साथ ही साथ जो जीतन राम मांझी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ यादवों का जब खून होता है या उनकी जो मृत्यु होती है तब इनका खून खौलता है, और जब मुस्लिम या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो मारे जाते हैं या उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है तो उस समय तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, बोलते हैं तेजस्वी यादव, ये मैं नहीं टेक अवे करूँगा कि तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्वीट करने और इस तरह से खड़े होने में अंतर है। आज पटना वो सिंपली कर लेते हैं ना, ट्वीट अपना वो किए फिर उसके बाद वो गया। लेकिन आज जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है राबड़ी आवास के बाहर, वो तो कोरोना काल में वो बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, के ऊपर केस भी हो सकता है, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से नियम कानून तोड़ने के नाम पर तेजस्वी यादव पर केस हो सकता है। लेकिन राजनीति में ये केसबाजी चलती रहती है। मैं आपको बताता हूँ असली बात। देखिए, वाकई पकड़ा गया है मुद्दा। जो भी इनके सलाहकार रहे हों, जो भी सोचकर ये कर रहे हैं, इनको तत्कालीन फ़ायदा इसका हो सकता है कि यादव इनके पास आकर सट जाए, लेकिन इतने भी मूर्ख यादव नहीं हैं जितना आप सोच लेते हैं। इस देश की जनता बहुत समझदार है और जो वोट करने जाता है वो बहुत सोच समझ कर जाता है। अगर ये वोट चोट करने के हिसाब से अगर कोई कर दे तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, जैसे कि हो गई थी एक बार। देखिए, विपक्ष की बात मैं करता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बिहार के जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए नहीं है कि वो विधायक ब्राह्मण हैं इसलिए, लेकिन नाराज़गी इस बात से है कि जो भी हत्याएं हुई हैं ब्राह्मणों की या कर्मकांडी ब्राह्मणों की या भूमिहारों की या अन्य सवन जातियों की, उस पर तेजस्वी यादव ने कुछ ट्वीट तक नहीं किया है। और ये बात दुखी कर रही है उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव अगर केवल यादवों का वोट बैंक लेकर अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो फिर ये जो बाकी पार्टियां हैं ये नीतीश कुमार को वोट क्यों ना दें। देखिए, अगर आप पूत के पांव पालने में अगर आप शुरू में ही अपने चुनाव से पहले मनसा जता देंगे कि केवल यादवों के जीवन की कीमत है, बाकी लोगों की कीमत नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ये अगर आप एहसास करिएगा तो लोग तो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि तेजस्वी यादव को जितना बड़ा बना कर लिया जा रहा है वो उतने बड़े नहीं हैं। बात यहाँ विपक्ष की होगी। विपक्ष ने जो कि
हम हैं, चाहे वीआईपी है, चाहे कुशवाहा की पार्टी रही हो, इन सभी पार्टियों को आज एक साथ लेकर तेजस्वी चल सकते थे, लेकिन तेजस्वी ने किसी को साथ में नहीं लिया। और ये भी टी से एकनायक इन पार्टियों में है। लेकिन दानिश रिजवान की बात मैं समझ सकता हूँ, उनके बोलने के पीछे कारण है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में आरा और आसपास जो इनके इलाके हैं उसमें ऐसी घटनाएं हुई हैं, हिंदू मुस्लिम राइट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दानिश रिजवान वहाँ पहुँचे थे, लेकिन तेजस्वी वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो ऐसी है दे रहा है क्या कि महागठबंधन जो है वो टूट की कगार पर पहुंच गया? महागठबंधन ऑलरेडी टूटा हुआ है। महागठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है बिहार में। वो चुनाव के समय में अगर अंडरस्टैंडिंग इन लोगों की बनेगी तो महागठबंधन का प्रारूप सामने आएगा। अभी फिलहाल कह देने से हमारे महागठबंधन नहीं हो जाएगा। दानिश रिजवान से मेरी कंफर्म बात हुई है बहुत दिनों पहले। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम महागठबंधन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, हम उसके हिस्सा कैसे हो सकते हैं जो चीज़ है ही नहीं। जब महागठबंधन चुनाव के लिए बनती है और चुनाव में ही उसका प्रारूप बनता है, अगर किसी को रिक्वायर्ड सीटें नहीं मिलेगी या हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, महागठबंधन की हिस्सेदारी का भी आप फार्मूला समझ लीजिए। कुशवाहा जाति से कुशवाहा समाज के आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है, मछुआरा समाज नोनिया बिंद समाज के रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे खासे 12 जातियों की वहाँ है व्यवस्था। उसके अलावा मुसहर और बाकी जाति दलितों का एक नेता यहाँ बिहार में जीतन मांझी हैं। तो इन सभी को आप एक साथ लेके चलिएगा तब ना। और कांग्रेस सवर्णों की पार्टी अपने आप को कहती है कि मुसलमान और सवर्ण उनके साथ हैं। तो आपको सबको अगर बराबर आप दीजिएगा तभी वो महागठबंधन का प्रारूप बन पाएगा। और इतने दिन से गिड़ा रहे हैं सारी पार्टियाँ कि बैठकर एक मीटिंग कर लियो, तेजस्वी नहीं कर रहे हैं, तो अब तो ये आरोप तो लगाएंगे ही आप पर। और आप जिस तरह से सिलेक्टिवली किसी मुद्दे पर आप अग्रसित हो रहे हैं, किसी मुद्दे पर नहीं होते हैं। पटना में बाढ़ आती है तो आप चुप रहते हैं, और जब पटना में कुछ इलाकों में जो परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं तो आप राजनीति करने पहुंच जाते हैं। देखिए, ये सहूलियत की राजनीति तो महंगी पड़ती है जो भी करे। दानिश रिजवान ने अगर हमला कर दिया है तो इस हमले के पीछे आप ये मत सोचिए कि दानिश रिजवान भाजपा की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो हम कहाँ अपनी अंतिम लैंडिंग स्पॉट बनाएगी चुनाव के टाइम में, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि तेजस्वी यादव की बातों से इत्तेफाक तो नहीं रख रहे हैं ना महागठबंधन के बाकी सदस्य, तथाकथित महागठबंधन, मैं महागठबंधन नहीं कहूँगा। तो इन लोगों का जो आरोप है वो फिलहाल आज तेजस्वी ने जो किया है उसकी वजह से जायज़ लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष का काम है, देखिए हर इंसान के जीवन की कीमत है। कोरोना काल में हमने यही देखा है कि कितना क्षणिक है जीवन। आज अगर कोरोना किसी को हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो 2 से 3 दिनों में उसकी जान जा सकती है। ऐसी भी परिस्थितियां हुई हैं। तो जिसके पास जितना जीवन है उसको बचा कर रखना सत्ता पक्ष का भी काम है, विपक्ष का भी काम है कि वो अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उस पर आवाज़ उठाएं। और इस तरह से सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म अगर करने चलिएगा सरकार का, तो ये कभी आपको सत्ता तक तो नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि बिहार में वोटों का हम जो समीकरण अगर देखते हैं तो एक बात तो समझ में आता है कि कोई भी जाति किसी खास वर्ग का वोट लेकर चुनाव नहीं जीत सकती है। आपको सबको एक साथ समुचित लेकर चलना पड़ेगा। और इसी में आप देख लीजिए, भाजपा सवर्णों को लेकर चलती है, फ्लॉप कर जाती है। आप देखिएगा, राजद कई बार यादवों और दलितों और सभी मुसलमानों को, मुसलमान फैक्टर यहाँ का थोड़ा सा डाइल्यूटेड रहता है, वो इधर उधर होता रहता है, तो उसके हिसाब से जीत जाते हैं। लेकिन फिर जब दोबारा चुनाव में आते तो लोगों ने उन्हें हराते हैं। तो मुसलमान फैक्टर इस बार देखा जाए तो CAA NRC के बाद तो जदयू के खिलाफ हो चुका है ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज है। देखिए, फिर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि ये याद रखेंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने विरोध किया था ट्रिपल तलाक पर, कैसे राम मंदिर के मुद्दे पर इनका स्टैंड था, क्या कश्मीर से धारा 370 पर था। CAA NRC एक ऐसा कानून था जिसको लेकर बवाल तो हो ही रहा था। अगर कोरोना नहीं आई होती तो बवाल बढ़ता ही रहता। लेकिन परिस्थितियाँ ये हैं कि आज कोरोना एक बड़ा फैक्टर है, और अब उसको रिप्लेस करके ये जातिगत राजनीति का जो दौर शुरू हुआ है कि हत्या हो गई, तो हत्या पहले लोग बोलते थे कि कौन थे जिनकी हत्या हुई है, अब पूछा जाता है किस जाति के थे। तो ये आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, ये आइडेंटिटी क्राइसिस एक तरह से है। और इस परिस्थितियों में अगर आप बिहार की राजनीति को लेकर जाइएगा तो क्या होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये शो? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम सारे कमेंट्स लेने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारी खबरें आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।